वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास 2023 का प्रीवियस पेपर। और आपको बता दूं, मैं इसमें आपको आपके पूरे 20 एमसीक्यू, ठीक है, और कैसे आपके क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे मैं सभी बताने वाला हूँ, और कैसे आप पहचान करोगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लिया गया है। और अगर आपको कुछ नहीं भी याद है तो आप कैसे उस पेपर को करोगे, मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। और पेपर में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी वो भी बताने वाला हूँ, और एमसीक्यू विद सॉल्यूशन पूरा पेपर आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है आपका 22/2 और 2024 को पहला हिंदी का एग्जाम है, ठीक है। और हिंदी के एग्जाम में बच्चों को सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि एमसीक्यू में कहां से देखें, कि किस टाइप के एमसीक्यू आएंगे, कौन सा जीवन परिचय आएगा, कौन सा उसमें आएगा। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ, फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि एग्जाम किस टाइप से आएगा, कौन सा एमसीक्यू आएंगे, और आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से एमसीक्यू आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और फिर आपको बताऊंगा कि आप कितने साल के प्रीवियस पेपर करें जिससे आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पेपर होगा कि यहाँ पर आपका लिखा रहेगा 2024, ठीक है। सपोज करिए आपको 2024 का है, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक रोल नंबर लिखना है, जिसे आप लिखो 340241, ये आपका रोल नंबर हो गया। और आप यहाँ अपना कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे आप लिख देंगे यहाँ मोहित कुमार, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका नेम हो गया। अब उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप पेपर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, फर्स्ट एमसीक्यू कैसा होगा। देखो फर्स्ट एमसीक्यू जैसे आपकी गाइडलाइन होगी कि आपको कैसे करना है, कि 50 नंबर का आपका क्या होगा, 50 नंबर आपके वर्णात्मक होंगे और 20 नंबर आपके क्या होंगे, और मार्कशीट पर होंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे। जैसे आपको पता है जो आचार्य रामचंद्र है, इनमें शुक्ल लगा हुआ है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं। इनका जो युग था, जिस युग के लेखक थे वो शुक्ल युग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो गाइस, आपको बता दूं यही एमसीक्यू, ये जो हमारे प्रीवियस पेपर होते हैं इन्हीं के एमसीक्यू बार बार रिपीट होते हैं। जी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यू में, कि गबन की विधा है। ये जो गबन है वो किसकी विधा है, तो जो गबन है वो उपन्यास की विधा है, ठीक है। कंकाल के लेखक हैं, कि कंकाल क्या थी, एक रचना थी, उसके लेखक कौन थे, किन ने इसको लिखा हुआ है, उसने इस एमसीक्यू में ये पूछा हुआ है। तो जो कंकाल थे, कंकाल के लेखक थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया हुआ है। जो कंकाल के लेखक थे वे आपके जयशंकर प्रसाद थे। ये कलम का सिपाही, और ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कलम का सिपाही कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है। कलम का सिपाही के कीर्तिकार हैं, ये जो सिपाही थे उसके कीर्तिकार, किसने इसको लिखा, कौन थे, ठीक है। तो देखिए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, कि जो कलम के सिपाही थे उसके जो लेखक थे वे थे आपके अमृत राय, अमृत राय, कौन थे, अमृत राय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो हमारा 5 एमसीक्यू है, कि शुक्ल युग की समाविधि है। समाविधि का मतलब क्या होता है, कि जो उसका टाइम था, जो उसका समय काल था, वो कब से कब तक था। तो आपको बता दो जो उसका समय काल था वो सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक रहा, ठीक है। और ये बता दो आपको, यही एमसीक्यू आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्यों, अगर आपने किसी तरीके से एक बार जो प्रीवियस 2 से 3 साल के में कर लिए, आपको ऑल एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल एमसीक्यू आपको प्रीवियस पेपर में से ही मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी जो आपका एमसीक्यू 6 है, एमसीक्यू 6 में क्या दिया हुआ है, साकेत रचना, साकेत रचना है, ठीक है। जो साकेत रचना है कि वो किस लेखक की है, तो वो आपके मैथिली शरण गुप्त की है। और ये भी आपकी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस पेपर से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेक्स्ट एमसीक्यू में दिया कि महादेवी वर्मा कावित्री है। ये जो महादेवी वर्मा है वो कावित्री है, यानी कि किस चीज की कावित्री, यानी कौन से युग की वह कावित्री थी। तो कौन से युग की थी, छायावादी युग की महादेवी वर्मा क्या थी, कावित्री थी। एमसीक्यू 8 देखिए, एमसीक्यू 8 में दिया हुआ है, गंगा लहरी रचना है। और ये आपको बता दो ये कितनी बार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कितनी बार ये आपके पेपर में पूछा गया है। तो जो गंगा लहरी थे वो कौन से थे, मैं आपके पद्माकर की थी। गंगा लहरी रचना है किसकी थी, पद्माकर की। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 9। देखिए एमसीक्यू में क्या दिया हुआ है, आधुनिक काल की समय अवधि, यानी समय सीमा है, यानी कि जो आपका आधुनिक काल था उसकी जो समय सीमा थी वो क्या थी।
आपकी जो आधुनिक काल चला हुआ है वो है 1843 ईस्वी से अब तक का जो काल था वो आपका आधुनिक काल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जो आपका एमसीक्यू नंबर 10 है। एमसीक्यू 10 में क्या दिया हुआ है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी कि इसमें बताने की आपको कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार महादेवी वर्मा की रचना है। सात्य गीत ये भी उसकी रचना है, और दीप शिखा ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। उसने कहा नेगेटिव, यानी कि कौन सी नहीं है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो युगांत है वो आपकी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू 11। एमसीक्यू 11 में दिया हुआ है हास्य रस का स्थायी भाव है। तो ये सबसे पहले आपको बता दूं, आपका जो पेपर था, पेपर में आपके लास्ट में ये जो आपका पेपर का लास्ट हुआ करता था उसमें आपका हास्य रस, ठीक है, हास्य रस, और उसमें आपके अलंकार, ठीक है, उसमें ये आपके आते थे। बट अब की बार ये क्या हुआ, जो जो आपका नया पैटर्न है पेपर उसमें सब हटा दिए गए और इन्हीं के क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो जो आपके 2 नंबर के आपके रस छंद अलंकार आते थे वह अब आपके एमसीक्यू में आते हैं। देखिए उसने कहा हास्य रस का स्थायी भाव है। देखिए जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है हास्य रस, यानी क्या, जिससे आपके हंसने का भाव पैदा होता है उसको बोलते हैं हास्य रस। तो हास्य रस का मतलब क्या है, हास, तो ऑप्शन नंबर बी। प्रीवियस पेपर हमारे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपने तैयारी नहीं की और कोई बच्चा 2 से 3 साल के प्रीवियस पेपर जो होते हैं अगर आपने उनके क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन उनके क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बेस पे करे, तो आप फिर भी आराम से इजीली पास हो सकते हैं और आप 30+ नंबर ला सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने तैयारी नहीं करी तो उसके लिए सॉल्यूशन यही है कि वह 2 से 3 साल के जो आपके प्रीवियस पेपर है उनको एक बार रीड कर ले, उनको एक बार याद कर ले, आप पास हो जाओगे आराम से। देखिए जो कौन सा एमसीक्यू है, एमसीक्यू 12। एमसीक्यू 12 में देखिए क्या कहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। देखो जैसे मैंने आपको कहा आपका रस और अलंकार पहले 2-2 नंबर में आते थे, अब की बार ये आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं। तो उसने कहा पीपर पात सरिस मन डोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, इसमें आपका उपम अलंकार है। एमसीक्यू 3 देखिए, तो ये भी आपको सोरठा छंद से दिया हुआ है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, देखो सोरठा छंद की लैंग्वेज थी कि सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितना होते हैं, सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। 11 आपका जो एमसीक्यू नंबर 14 है, 14 में क्या दिया हुआ है, 14 पूछा है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है आपका उपसर्ग, ठीक है, और एक होता है आपका प्रत्यय। ठीक है, उसने कहा उपसर्ग जो है उसमें आपका देखो, सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग बोलते हैं जो पहले लगता है, जो किसी वर्ड के पहले लगता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं लिख दिया अपमान, अगर मैं इसके उपसर्ग की बात करूं तो जो पहले लगता है, यानी कि जो आपका अप है, जो पहले लगते हैं उसको बोलते हैं हम उपसर्ग। प्रत्यय किसको बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं जो बाद में लगते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं किसको बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं जो बाद में लगता है। ठीक है, जैसे यही लिखा हुआ है आपका अपमान ही ले लेते हैं, अपमान, तो जो प्रत्यय होते हैं बाद में लगता है, तो जो आपका मान है वो आपका क्या है, वो आपका प्रत्यय है। जो पहले लगेगा वो उपसर्ग, और जो बाद में लगेगा उसको बोलते हैं प्रत्यय। अब उसने कहा उपसर्ग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, ओ सॉरी, उपदेश में, उपदेश शब्द में आपका प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर आपको पता हो कि हम उपसर्ग बोलते हैं जो पहले लगता है तो आप एकदम समझ जाओगे। देखिए उपदेश में क्या लगा हुआ है, पहले उप लगा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उप यही है आपका। ठीक है, 15 देखिए, 15 में क्या दिया हुआ है, 15 दिया प्रत्यय के भेद हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रत्यय किसको बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं जो आपके बाद में लगता है। ठीक है, जो किसमें लगता है, जो बाद में लगता है। अब यहाँ पूछा उसने भेद, यानी कि जो आपको प्रत्यय उसके कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू 16 देखिए, एमसीक्यू 16 में क्या दिया हुआ, हानि और लाभ, हानि और लाभ में समास है। ठीक है, जो आपके अलंकार थे, समास थे, ये सभी क्या होते हैं, सब आपके एमसीक्यू में आपके बारे। तो हानि और लाभ में जो आपका लाभ है उसमें आपका समास जो है वो कौन सा है, तो आपका द्विवचन समास होता है। ठीक है, कौन सा होता है, वो होता है आपका द्विवचन समास।
17 देखिए, एमसीक्यू 17 में क्या दिया हुआ है, और यही एमसीक्यू है, वो इसी टाइप की पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछता। आप अभी मैं बार बार आपको यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप 2 से 3 साल के एमसीक्यू पढ़ लें, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पेपर में वहीं से मिल जाएंगे। और 2023 का तो आप खास तौर से रीड करके जाए, क्योंकि एग्जामिनर कम से कम इतना तो रिपीट करता है कि आप अगर आपने 2023 का याद किया हुआ है तो आप उसमें पास हो सके आराम से। ठीक है, जैसे दिया हुआ है मछली का पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची आपको पता है कि भाई उसने पूछा मछली का पर्यायवाची नहीं कि उसके कौन कौन से और हो सकते हैं मान, तो पर्यायवाची जो हो सकता है मछली का वो होता है मीन। ठीक है, 18 देखिए, 18 में कहा है यद्यपि में कौन सी संधि है। ठीक है, यद्यपि में भी कौन सी संधि है, उसमें आपकी होती है यन संधि। यद्यपि में आपकी कौन सी संधि है, आपकी यन संधि है। एमसीक्यू 19 देखिए, एमसीक्यू 19 में दिया हुआ है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, यानी कि जो मधु शब्द है उसका द्वितीय विभक्ति, देखो इसमें आपको द्वि और तृतीय प्रथम सभी विभक्ति पूछता है, तो उसने पूछा इसकी विभक्ति कौन सी है, तो इसकी जो विभक्ति है वो है आपकी मधुनी। ठीक है, एमसीक्यू जो आपका लास्ट है कि जो आपके एमसीक्यू पेपर में जितने पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपका क्या था, आपका सेक्शन ए था। ये सेक्शन ए में आपके क्या होते हैं, ये आपके 20 एमसीक्यू होते हैं। उसने कहा पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। ठीक है, तो ये पठेताम होता है उसका क्या होता है, प्रथम पुरुष और द्विवचन होता है। ये आपके क्या थे, ये आपके टोटल एमसीक्यू थे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके एक एक नंबर के थे, ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब आपके जो आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका जीवन परिचय हो गया, आपके संदर्भ प्रसंग हो गए, तो कैसे आप उनको लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको एमसीक्यू बताने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और जीवन परिचय भी। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो होगा, जो आपके सेक्शन बी से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब भाई देखो बच्चे जो होते हैं इसके बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, इनको याद कर लेते हैं कि कौन सा मित्र तक हो गया, आपका मम तक हो गया, ये बड़े बड़े आपके पैराग्राफ याद करते हैं जो कि याद नहीं रहते। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको याद रखोगे। देखो आपकी हिंदी की बुक है, जो आपकी बुक है हिंदी की, आप क्या करोगे उसमें, आपके सभी फर्स्ट में सभी लेखक और कवि, ठीक है, और उनके पाठ लिखे हुए हैं। यहां लिखे हुए जैसे जयशंकर प्रसाद, यहाँ हो गए जयशंकर, ठीक है, यहाँ हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, महादेवी वर्मा, ये सब लेखक लिखे हुए हैं और उनके सामने उनके चैप्टर के नाम लिखे, जैसे भाई जयशंकर प्रसाद की शायद इनका क्या है, इनका ममता है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्रता है, ऐसे क्या ऐसे नहीं क्या है, सभी चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। तो वैसे आप एक चीज याद रखो, जो कि जयशंकर प्रसाद है उनका चैप्टर का नाम क्या है, आपका ममता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनकी मित्रता है, ऐसे आप सभी उनके याद रखो। तो जैसे आपको कहेगा कि आपके गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी कि इन तीनों प्रश्नों के जो आपको उत्तर देने में किसमें देने, आपको इसमें से ही देने हैं। अब आप क्या करोगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले उसका लेखक का नाम बताएंगे और फिर आप उसके चैप्टर का नाम बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया, इस लेखक इसके इसके जो लेखक है वो ये हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपके ये याद होंगे तो आप यहीं से ही निकाल लोगे कि किस लेखक से लिया गया है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वभाव अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वे इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वे अमर तत्व रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों बर्दाश्त करता हुआ भी आज अस्तित्व को कायम रखते हुए और रखेगा। यानी कि देखो ये तो थोड़ा टफ दिया हुआ है, बट इसमें देखो जैसे शीतल, क्योंकि आपका जो है एक लेखक है नीचे नीचे उनके चैप्टर का नाम है कि पानी में चांद और चांद में आदमी। देखो ये शीतल है और आपको पता है शीतल आपका जल होता है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका पैराग्राफ है ये पानी में चांद और चांद पर आदमी से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कुछ सुमित्रा पंत वगैरह, मेरे पक्का याद नहीं है, वे लेखक हैं। तो ये आपका है। उसके बाद क्या, गद्यांश के रेखांकन का स्वभाव लिखना है कि जिस पर आपकी अंडरलाइन हुई है आपको क्या करना है, आपको इसका हिंदी लिखना है। अब देखो अगर आपको इसकी हिंदी नहीं याद है तो आप क्या करोगे, ये आपकी एक लाइन की है, आपको आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, आप इसको ही अपनी तरफ से 2 से 3 लाइन का बनाकर लिख दें इससे रिलेटेड, आपका क्या हो जाएगा, आपका व्याख्या हो जाएगी।
फिर तीसरा क्या होता है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस चरण से आज भी कायम है। आपको क्या करना है, देखो जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे और यह रखेगा। यानी कि आपको जो तीसरा क्वेश्चन होता है इसी में से आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर है, वो आपको आंसर इसी में मिलेगा। ठीक है, आपका ये हो गया। और आपको बता भी देगी कैसे आप इसको आराम से याद रखोगे अगर आपको याद नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपकी बार आपके 6 नंबर की है। नेक्स्ट देखिए, जो कि आपके किस ऑप्शन में मिलेगी, आपको और में मिलेगी। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, ये तो आप ये ऊपर वाली करें, ठीक है, ये फिर आप ये नीचे वाली करें। नीचे वाली देखिए, ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक रुचि के लोगों में ही मित्रता। देखो मैंने आपको क्या कहा था, आ गया मित्रता। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं, सीधा मित्रता आया। और आपको पता था, अभी आपको ऊपर बताया मित्रता क्या है। आप कैसे लिखोगे उसका उसका गद्यांश कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखो कितना आसान हो गया, रटना पड़ा कोई। अगर आप इसको रटते कि आप इसका ध्यान रखोगे मित्रता, देखो ओनली वर्ड, हमें कीवर्ड देखना है। कीवर्ड हमारा यहाँ क्या है, मित्रता है। देखते ही पता लगे कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। बस हमें सिर्फ याद रखना है कि इस लेखक के चैप्टर का क्या नाम है। 10 मिनट में आपके 7-8 जितने भी चैप्टर सबके याद हो जाएंगे। फिर सेकंड में क्या क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब क्या है, जो आपको अंडरलाइन की उसको बताना है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्या करोगे आप, इसको अपने वर्डों में लिख दो कि आज का जो समाज है उसके जो लोग हैं, लोगों की विभिन्नताएं देखकर, यानी कि अलग अलग तरीकों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। कि कोई तरीका अगर हम अपने वर्डों में बनाकर लिखें कि कोई ज्यादा अमीर आदमी है तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। कोई अगर कोई खूबसूरत है या कोई आदमी गोरा है तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो गरीब आदमी होता है उसकी आकर्षित। तो आपको एक लाइन को कुल मिला के 2 से 3 लाइन में अपने वर्डों में लिखना है। इसी का मतलब आपका रेखांकन अंश की व्याख्या है। वो आपके रट्टे पे नंबर नहीं देगा, वह आपके नॉलेज पे नंबर देगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो थर्ड है, थर्ड में क्या कहा है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। देखिए ये आपको उत्तर 2 नंबर का है। अरे ये रहा कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये रहा इसका उत्तर। मिल गया इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 का आपको इसी में से उत्तर मिलने वाला है। ये तो आपका क्या था, ये था आपका गद्यांश। ठीक है, अब आपका होगा पद्यांश। देखो जैसे आपको बता दूं पद्यांश क्या होता है। पद्यांश होता है आपका संस्कृत से रिलेटेड। वो जो आपका गद्यांश था वो आपके लेखक थे, और ये आपके जो क्या होंगे, ये आपका संस्कृत और कवि से रिलेटेड होगा। ये आपका क्या है, ये आपका संस्कृत में पोर्शन है कि ये कवियों का है। ठीक है, सॉरी संस्कृत नहीं है, संस्कृत को तो अभी नहीं होगा, नीचे होगा वो कि दिए गए, यानी कि जो कवि का होता है उसमें होते हैं आपके पद्यांश। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब देखिए ये भी सेम बिल्कुल आपके ऊपर का जैसा ही होगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, जो कवि के दिए हुए हैं कि निर्गुण कौन देश को। अब देखो, बासी मधु के कई सुझाव शोध, बूझ सास ने हासी, कौन जनक कौन जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण भेषे केशो की रस में अभिलाषी। देखो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप चैप्टर याद करोगे, कवि के भी आप क्या करोगे, चैप्टर याद करोगे, उनके लेखकों के नाम याद करोगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखो देश, अगर मैं बात करूं किससे मिले जुला, ये आपको कुछ तुलसीदास, ये आपके सूरदास, दास दास देखो इसमें कुछ रिपीट हो रहा होगा, हासी, सोच, बुद्धि। तो जैसे आप चैप्टर देखो, दास दास दिख रहा है आपको, सूरदास क्या है आपका, सूरदास, तुलसीदास। अगर आपको नहीं याद है, थोड़ा कीवर्ड याद रखो, इतना डीपली नहीं जाता एग्जामिनर। आप थोड़ा क्या रखो, कीवर्ड याद हो, दास लिखा हुआ आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो भी आपका लेखक है, जो आप जब लेखक याद करो चैप्टर पता है उससे लिया गया है, और इसके लेखक आपको क्या है, सूरदास जी हैं, ये तुलसीदास जी हैं, जिससे भी लिया गया है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज जरूर याद रखें कि किस लेखक के चैप्टर का क्या नाम है। ठीक है, और फिर उसने क्या कहा कि आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न मैं आपको दिखा दूं कैसे प्रश्न होंगे। देखिए प्रश्न ये क्या होंगे, आपके 2 होंगे, देखो आपको पूरा नीचे तक ही है। ठीक है, ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और ये आपके 3 दिए हुए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ क्या, वही लिखोगे आप, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चैप्टर नामक पाठ से लेकर इसके लेखक ये है। रेखांकित अंश की व्याख्या सेम वही है कि जो जिस पर अंडरलाइन हुई होगी उसको क्या करना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। और मधुमेह शब्द का क्या अर्थ है, ऊपर से देखकर आपको लिख देना है मधुमेह शब्द को का जो अर्थ है वो क्या है, क्यों क्या हो, आपको जो ऊपर दिया हुआ इसी में से आपका लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो एक तो आपका पैराग्राफ ऊपर था और एक आपका पैराग्राफ ये नीचे है। ठीक है, अब ये फिर आपको इस वाले के साथ भी और में एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई ये तो आप वो वाला करो ऊपर वाला, ये फिर आप नीचे वाला करो। अगर आपको ये वाला करना है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यय दिवाकर,
धूम धूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंतरागन, अंगरित भार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रन गर्जन। अब क्या करोगे आप, आपको सेम फिर वही है कि आपको अपना नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर इसमें से देने हैं, उसमें भी आपके रेखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, आप जैसे लेखक और चैप्टर का नाम याद कर लोगे, आप ये सब कुछ चीज अपनी तरफ से आराम से बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप क्वेश्चन बैंक या बुक का ही टेप कराएं, वहां सेम जो उसमें लिखा नहीं उसको अपने वर्डों में भी लिखना होता है, क्योंकि आप अगर अपने वर्डों में भी उसको, हाँ बस एक कंडीशन यही है कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ से पूछा कुछ हो रहा है आप बता कुछ हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपके नंबर कटने के चांस रहते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ थोड़ा अपनी तरफ से ज्वाइंट करके मिला करके लिख रहे हैं, आपको नंबर मिलेंगे, चाहे कम मिले, एक नंबर कम मिले, आधा नंबर कम, आपको नंबर मिलेंगे। बट अगर आप एग्जाम से बाहर जाओगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी सेम आपके 3 ऑप्शन है, ये भी आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अब आपको क्या होता है, अब आपका स्टार्ट होता है संस्कृत वाला पोर्शन। ठीक है, अब संस्कृत वाले पोर्शन में आप क्या करोगे, तो आप समझ गए ऊपर क्या था, आपका सब गद्यांश था नहीं, लेखक का था। अब आपका जो लेखक का था और कवि का था, आपका संस्कृत वाला। दिए गए गद्यांश में किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद का मतलब क्या है कि आपको इसकी हिंदी बतानी है। ठीक है, सबसे पहले वही आप सबसे पहले इसका संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब देखो, अगर आपने लेखकों का नाम याद रखा हो तो देखिए, एशिया नगरी भारतीय संस्कृति, देखो आपका चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। देखो दिख तो नहीं रहा इसमें कि आप कौन से चैप्टर से लिया गया है, आप आराम से लिख सकते हो अगर आपने लेखक का नाम याद रखा होगा कि जो तुलसीदास जी हैं, ये सूरदास जी हैं, तो उनके जो चैप्टर है वो भारतीय संस्कृति है। तो जैसे आप भारतीय संस्कृति देखोगे आपके 2 नंबर पक्के, क्योंकि 5 नंबर का है, उसमें 2 नंबर आपके संदर्भ के और 3 नंबर आपके हिंदी के हैं। आप संदर्भ बड़ी आसानी से, संदर्भ क्या बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखो यहाँ आपको भारतीय संस्कृति दी गई, अब देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत में से भारतीय राष्ट्रीय संस्कृत, भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से लिया गया है। ये कुछ ऐसे चैप्टर का नाम है, उसके लेकर तुलसीदास जी सूरदास जी हैं। 2 नंबर पक्के हो गए आपके एक लाइन के। फिर आपको हिंदी लिखनी है, अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल सेम वो हिंदी लिखे जो इसकी असली है, नहीं, थोड़ा देख सकते हैं। एशिया नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृति भाषाद्य कैसल अस्थि, लिख सकते हैं आपकी उसके इससे रिलेटेड की भाषा की नगरी भारतीय संस्कृति भाषा नगरी की एक संस्कृति है। ठीक है, ऐसा बनाकर आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा तो नहीं है कि आप बिना पढ़े जाओगे, पढ़ के जाओगे जो भी याद हो आप लिख कर जरूर आए, खाली ना छोड़ कर आए। और सबसे पहले आप मैं क्वेश्चन करें जो आप पर आते हैं, चाहे अगर आप पे पहला क्वेश्चन आता है उसके बाद आप पे 5वां क्वेश्चन आता है, तो पहले आप पहले के बाद 5वां करें। आप वे क्वेश्चन बिल्कुल ना करें जो आपको नहीं आते। अगर आप गलत सलत करोगे बीच में तो एग्जाम में पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, फिर आपको क्वेश्चन काट देता है। अगर आप पहले सही करोगे तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद अगर आपने कुछ गलत भी करा हुआ है तो थोड़ा इग्नोर हो जाता है वो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है असमा, ये तो आप ऊपरले वाला करना है, ये आपको सेम ऐसा ही है निचले वाला करना है, और ये भी आपका सेम यही है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ आपका क्या आता है, यहाँ आता है आपका श्लोक, आपको श्लोक की हिंदी लिखनी है। ठीक है, कि कौन सा आपका श्लोक है उसकी हिंदी आपको बतानी है। ठीक है, श्लोक याद करें और फिर उसकी हिंदी याद करें, और एक श्लोक जरूर याद करें क्योंकि आपको 2 नंबर आने वाला है। देखो ये जो मैं बात बता रहा हूँ नीचे ही है, क्या दिया हुआ है, देखो, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको देखो, सबसे पहले आपको बता दूं ये आपका, आप हमारे लिए ओनली है मातृभूमि के लिए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखा रहता है कि आधार पर निम्नलिखित में किसी एक का। अब एक का मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता, कभी बच्चे इसका दे देते हैं कि भाई एक का मतलब है कि जोन से आपके जिले का है। जैसे कि बच्चे ये चाहिए भाई एक का देना है, इसका देना है, कोई से नहीं। जो हमारे यूपी बोर्ड वाले हैं उन बच्चों को क्या है, आपको होता है मातृभूमि वाला। ठीक है, कौन सा है, वो है आपका मातृभूमि का। मैं आपको दिखा दूं, जो आपके ये आपका मातृभूमि। अब उसने कहा कोई सा एक करना है, देखो मातृभूमि आपका यहाँ पर से यूपी का है, तो मातृभूमि का आपको 2 पार्ट देगा, ये तो आप ये वाला पार्ट करो, ये वाला पार्ट करो, ओनली आपका मातृभूमि वाला है, इनमें से कोई से भी आपके जिले का नहीं है। बच्चे देखते हैं कि 2 में से एक करना है, कोई सा कभी एक कर देता है अपनी तरफ से भरकर, नहीं, आपको ओनली मातृभूमि वाला करना है, और ये भी 2 पार्ट है, ये तो आप ये वाला करो, ये आप ये वाला करो, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, ये सभी है। उसके बाद आते हैं आपके जीवन परिचय। अभी बार आपके जो पैटर्न का चेंज है पेपर का, तो नीचे दिए जाएंगे कि दिए गए लेखक, लेखक और कवि दोनों के पूछता है, किसी एक का जीवन परिचय लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी। ठीक है, तो जैसे कि आपको 2023 का है, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ रहे, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो आपके जैसे सुमित्रा पंत वगैरह हो गए। या फिर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं,
भाई देखो आप क्या करोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, आपने जीवन परिचय याद कर लिए, ठीक है। आपके हर एक लेखक के 4 जीवन परिचय हैं, देखो 3 तो पहले से रिपीट हुए हैं आपके ये तीनों। आप क्या करो, बुक में देखो जो चौथा नहीं है उसको एक बार रट लो, उसको याद कर लो, ठीक है। जैसे आप उसको याद कर लोगे तो वो तो आपके एक याद हो ही गया, और इसमें से भी आप कोई से भी एक याद कर लो। जैसे आप इनमें से कोई से एक याद कर लोगे, बाई चांस सपोज करो आपने जयशंकर प्रसाद का याद किया हुआ है और आपका वो याद करा हुआ नहीं आया, आपको क्या करना है, सभी के जितने भी जीवन परिचय हैं सबके सन जरूर याद करके जाने हैं कि किसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगर आपको वो याद होगा तो आप अपनी तरफ से ओनली क्या करोगे, जयशंकर प्रसाद की स्टोरी सेम रखोगे, दूसरे लेखक का सिर्फ आप सन चेंज कर दोगे, करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और 5 नंबर का है आपका, और 2 नंबर आपके रचना के हैं, 3 नंबर आपके क्या है इसके प्रमुख रचना, कि जो आपके जयशंकर प्रसाद हो गई, क्या हो गई भाई इनकी जयशंकर प्रसाद की क्या थी, कि जो भी उनकी रचना थी उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम आपका क्या है, ये आपके कवि का जीवन परिचय, तुलसीदास, सुखदेव बिहारी। आपकी बार आपकी जो आने वाला है वो आपका आने वाला है सूरदास, सूरदास और महादेवी वर्मा। 100 1001%, इन दोनों में से आपको एक मिलने वाला है, ठीक है। देखो नीचे दिया हुआ है आपका कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से याद क्या हुआ, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक याद किया, कोई भी एक श्लोक याद कर लें आप 2 लाइन का, और आपको लिखना है जो कि आपको कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। फिर क्वेश्चन 8 होता है आपका, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ज्ञान कुत्र संभवती, भारतीय संस्कृति मूल्य की मस्ती, कुत्र मरण बंडल भवती, चंद्रशेखर कैस्ती, ठीक है। इनके आपको क्या करना है, संस्कृत में इनके उत्तर ही देने हैं, जो कि आपको क्या है, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। पहले ही आपके 1+1 बराबर 2 नंबर के हुआ करते थे, बट अब की बार 2-2 नंबर के 4 में ला दिए। देखिए नेक्स्ट, जो लास्ट है आपका, लास्ट में क्या दिया हुआ है, और देखिए आपका डायरेक्ट 9 नंबर का है भाई, 9 नंबर का आपका क्या है, एस्से है। और आपको सबसे पहले बता दो बच्चे क्या करते हैं, ओनली 2 पेज लिख देते हैं, नहीं आपको कम से कम 4 पेज लिखने हैं। अगर आप 4 पेज लिखोगे जब आपको पूरे 9 नंबर मिलने के चांस है, अन्यथा आपको 8 नंबर, अगर आप 2 पेज लिखोगे तो आपको ओनली 3 या 4 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको 4 पेज लिखने हैं, ठीक है। और लिखे जब आप लिखना स्टार्ट करो तो आपको पता नहीं लगेगा, बना बना कर लिखते रहते हैं। तो आतंकवाद पता नहीं आप कितना बना कर लिख सकते हो, वर्षों पर मेरे प्रिय कवि, नारी संस्कृतिकरण। और मैं आपको बता दूं, एक तो आने वाला है आपके पर्यावरण पर, ठीक है, एक आपका पर्यावरण पर आएगा, एक आपका बेरोजगारी पर आएगा, ठीक है, और तीसरा आपका आएगा महामारी पर, ठीक है, और चौथा आपका आएगा कोरोना पर, कोरोना, ठीक है। इन पर आपको एक जरूर मिलने वाला है। आप क्या करोगे, आपके 4 पेज कम से कम आपके होने चाहिए। अगर आप 4 पेज लिखोगे जब भी आपको पूरे 9 नंबर लिखोगे, 9 नंबर बहुत आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने 4 पेज भाई, पर्यावरण है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किस चीज से दूषित हो रहा है, पर्यावरण क्या है, आप उसकी लैंग्वेज लिख दोगे। दूषित किससे होता है, पर्यावरण धुआं से होता है, गाड़ी से निकलने वाले धुआं से होता है, पेड़ों की कटाई से होता है। सबसे पहले आप हेडिंग क्या बनाओगे, पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में थोड़ा लिख दो, हम जिस वरण में जिस वातावरण में रहते हैं हमारा पर्यावरण होता है। सभी पर्यावरण इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारे आसपास का जैसा आवरण होता है, जैसा हमारी कंडीशन होती है, हम देखते हैं लोग होते हैं, उसको पर्यावरण होता है। उसके बाद पर्यावरण को क्या लिखोगे, पर्यावरण के लाभ, सबसे पहले आप लाभ लिख दोगे कि भाई लाभ किस किस चीज से है, क्या क्या चीजें हमें फायदे थे। फिर आप उसे क्या लिख दोगे, आपकी इसकी हानि लिख दोगे, हानि में भी आप 1 डेढ़ पेज भर सकते हो। फिर आप उसे क्या लिख दोगे, समाधान लिख दोगे, ठीक है। और ये आपके आराम से 4 पेज के हो जाएंगे, ठीक है, कम से कम 4 पेज का आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको पूरा पेपर था जो 2023 में आपका पूछा गया था, ठीक है। और ऐसे ही और अभी पेपर आपको एग्जाम से पहले मिलने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे पता है और मुझे उम्मीद भी है कि आपको इस पेपर से बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत कुछ पता भी लगा होगा कि कैसे पेपर आता है, कैसे एमसीक्यू होंगे। आप इसको कर कर जरूर जाएं, और एमसीक्यू भी आप इसके जरूर देखें, ठीक है गाइज। अगर आप इसके एमसीक्यू करके जाओगे तो आपको इसमें आपको रिपीट एमसीक्यू जरूर होने वाले हैं, ठीक है गाइज। अगर आपको हमारे जो और सब्जेक्ट हैं, मैथ साइंस वगैरह, उसके भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो मिलने वाली है, फुल सॉल्यूशन के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है गाइज। और गाइज हमारा एक नया चैनल भी है जिस पर हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है, ये तो हमारा एमडी मैथ के नाम से है, एमडी मैथ एनालिसिस के नाम से हमारा चैप्टर है, ठीक है। और एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा न्यू चैनल है, वो हमारा है आपका A2 मैथ, ठीक है। आप इसको भी सपोर्ट करें गाइस, ठीक है, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब चैनल है चल तो ये भी गाइस में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए हमने दूसरा चैनल स्टार्ट करा है। तो आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। आपको उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर सब्सक्राइब करें, उसमें वीडियो देखें, आपको वहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।